वो पेश होने वाला है, तो संसद में उसकी प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो उसी के संदर्भ में हमने ये एक आपके लिए एक वीडियो बनाया है जिसमें हम आपको बजट की एबीसीडी समझाएंगे कि एक आम आदमी के लिए बजट की क्या इंपॉर्टेंस है। और उस बजट के सेशन में आपने देखा होगा कि कई सारे वर्ड ऐसे यूज़ किए जाते हैं जिसको जो रिलेटेड तो होते हैं आम आदमी से, बट उनको समझने के लिए आपको इजी लैंग्वेज में हमने ये वीडियो बनाया है। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, बजट की एबीसीडी। इसमें जो पहला जो पॉइंट होता है कि बजट बजट कितने टाइप के होते हैं। पहले तो बजट क्या मीनिंग क्या होता है। बजट एक आप कह सकते हैं, आप घर के अगर हम आम आदमी ऐसे उदाहरण लिए तो हम अपने घर का भी बजट रखते हैं कि हमारे कितनी आय है, हमारे कितने खर्चे होने वाले हैं। उसके संदर्भ में जितने भी एडजस्टमेंट है हम करते हैं, वो सब का हम एक अवलोकन करते हैं, उससे को बोलते हैं बजट, सिंपल लैंग्वेज में। और जो गृहिणी होती है, मतलब जो महिला घर का काम करती, घर का काम करती है, उनको मालूम होता है कि किस तरह से अपने घर का किचन का बजट मेंटेन करना होता है। सेम उसी तरह से इस बजट को भी, इंडिया का बजट को भी ये किचन का बजट ही समझ लिए, और उसके हिसाब से क्या गवर्नमेंट आय व्यय अपनी रहती है और उसको कैसे किस तरह से जनरेट करने वाली है, वो सब प्रक्रिया इसमें वो लोग अपने बजट में बताते हैं। बजट कितने टाइप का होता है। बजट 3 टाइप का होता है, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। बैलेंस बजट जो होता है इसमें सरकार की कमाई और खर्च दोनों बराबर होते हैं। सरप्लस बजट में इसमें सरकार की कमाई खर्च से ज़्यादा होती है, मतलब इनकी कमाई ज़्यादा होती है खर्च से। और डेफिसिट बजट में क्या होता है, इसमें सरकार की कमाई खर्च से कम होती है। जो डेफिसिट बजट है वो एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है हर एक गवर्नमेंट की। हर एक गवर्नमेंट मतलब कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, वो हमेशा चाहता है कि उनका बजट डेफिसिट बजट ना हो, या कम से कम डेफिसिट बजट हो, ताकि उनको आगे जाके कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। इसके बाद फाइनेंस बिल या वित्त विधेयक। आपने हर बार सुना होगा कि जब अब आपने सुना होगा कि जब वित्त मंत्री जो है अपने भाषण में बोलती है तो हम आज फाइनेंस बिल जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो फाइनेंस बिल और वित्त विधेयक का मतलब क्या होता है। सरकार जो होती है, इस जो पूरा बजट का परफॉर्मा होता है वो फाइनेंस बिल में होता है उनका। इस बिल को वो हर साल पेश करती है, और सरकार उसमें अपने कमाई के तमाम जो स्रोत होते हैं, मतलब कहाँ कहाँ से उनकी कमाई होने वाली है, उसका ब्यौरा उसमें होता है। इसके बाद होता है एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल में क्या होता है, सरकार जो है क्या क्या खर्चे करने वाली है, अपने जितने भी खर्चे होते हैं उनकी जानकारी वो एप्रोप्रिएशन बिल में देती है। और ये फाइनेंस बिल के साथ ही वो अपने इस संसद के सत्र में, जो बजट सत्र होता है उसमें पेश करती है, बजट के जो स्पीच होती है उसका पेश करती है। बजट असिस्मेंट और या बजट अनुमान। बजट असिस्मेंट और बजट अनुमान में क्या होता है कि ये आने वाले फाइनेंशियल ईयर में क्या खर्च अनुमानित होगा और क्या कमाई अनुमानित होगी, उसका एक असेसमेंट रहता है, उसका एक अवलोकन, मतलब आप बोल सकते हैं कि उन्होंने कैलकुलेशन किया रहता है कि भाई मेरे, जैसे आपने देखा होगा कई बार कंपनी की बैलेंस शीट होती है, तो उस बैलेंस शीट में क्या उनके एसेट है क्या लायबिलिटी, वो तो एक्चुअल बेस पे होती है, बट कभी कभी वो लोग प्रोजेक्टेड भी देते हैं, मतलब आगे जाके कितना होगा हमारा असेट, या हमारा कितने खर्चे होंगे, या हमारी कितनी वैल्यूशन होगी, वो सब डिटेल जो होती है वो एक असेसमेंट की तरह इसमें देती है गवर्नमेंट। फिर इसके बाद आता है वर्ड फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा। मतलब ये क्या होता है कि जहां आपके खर्चे ज्यादा होते हैं और कमाई कम होती है, तब ये फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन आती है। सरकार घाटे में हो तो उसे जो जब सरकार घाटे में होती है तब वो जो बजट होता है उसको फिस्कल डेफिसिट वाला बजट बोलते हैं। तो हर एक गवर्नमेंट, हर एक टाइप की गवर्नमेंट जो है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट हो जो या अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो हमेशा चाहती है कि उनका बजट फिस्कल डेफिसिट में न जाए। इसके बाद फिस्कल सरप्लस। फिस्कल सरप्लस में क्या होता है, यहाँ पे आपकी कमाई इन गवर्नमेंट की ज़्यादा होती है और खर्चे कम होते हैं, जिसके वजह से उनको सरप्लस होता है, और उसको फिस्कल सरप्लस बोलते हैं या राजकोषीय मुनाफा बोलते हैं। इसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट या राजस्व घाटा। रेवेन्यू डेफिसिट या राजस्व घाटा को समझने के लिए आपकी जो सरकार की जो कमाई का जो टारगेट सेट करती है, तो उस टारगेट को अगर अचीव नहीं कर पाती है तो उसको रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। मतलब उतनी कमाई हम नहीं कर पाए, और उस जो कमाई नहीं कर पाए उसका जो डिफरेंस जो अपने को नहीं मिल पाया, उसको घाटा बोलते हैं, राजस्व घाटा बोलते हैं। इसके बाद कंसोलिडेटेड फंड करके भी एक वर्ड यूज होता है, जिसको समय हिंदी में बोले तो समेकत निधि बोलते हैं। अब इस कंसोलिडेटेड फंड में क्या होता है, सरकार सभी खर्चे जो होते हैं इस फंड में किए जाते हैं, सरकारी के जितने भी खर्चे होते हैं इस फंड से किया जाता है। और ये इसमें उधार की राशि हो गई और सरकारी कर्जों का मिला ब्याज, सब मिलके इस फंड को बनाया जाता है, और इसमें से पैसा निकालने के लिए सरकार को संसद की मंजूरी लेनी पड़ती है।
इसके बाद इनका आता है कंटीजेंसी फंड और आकस्मिक फंड। आकस्मिक फंड में क्या होता है कि ये एक आकस्मिक हालत, मतलब कोई आपातकालीन हालत हो गई तो उस फंड, एक स्पेशल फंड बनाया जाता है और उस फंड को ये गवर्नमेंट यूज कर सकती है। इसके लिए उनको संसद से किसी भी तरह की मंजूरी नहीं लेनी पड़ती, बिकॉज इसका मतलब ही है कंटीजेंसी, मतलब एक अकस्मात के रूप में जब कभी कोई चीज आती है उस दौरान उस फंड को वो यूज कर सकती है, गवर्नमेंट कर सकती है। इसके बाद आता है पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट में क्या होता है कि वो सारे पैसे जो सरकार को एक बैंकर के तौर पर मिलते हैं, मतलब गवर्नमेंट एक बैंकर है और हम उन्हें पैसा देते हैं एज ए इन्वेस्टर, तो उस तरह के तौर पर जो पैसा मिलता है वो एक पब्लिक अकाउंट में आता है। इस पब्लिक अकाउंट में आप समझ लो, आप प्रोविडेंट फंड हो गया, कोई कोई छोटी बचत योजनाएं होगी, जैसे आप बोल सकते हैं कि एनएससी हो गए, मतलब और कोई भी आरबीआई में आप इंट्रोड्यूस बॉन्ड लेते हैं, इस तरह की जितने भी जो चीजें रहती है वो पब्लिक अकाउंट में आती है और सरकार इसमें से भी अपने खर्चों के लिए पैसे निकाल सकती है। मतलब अगर इनको पैसे को ये यूज करना है तो सरकार इसे भी यूज कर सकती है, बट इसमें भी संसद की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है उनको। और इस पैसे को जो है अपने लेकर, मतलब अगर समझो आपने ले लिया है पैसा, गवर्नमेंट ने उसको यूज करने ले लिया है, तो उसे इन्वेस्टर को भी लौटाना बहुत जरूरी होता है, मतलब गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। तो सरकार क्या करती है, इसमें एक तय सीमा तक की ही उसमें से पैसा निकालती है, क्योंकि उनको कभी भी जब भी इन्वेस्टर मांगेगा तो उसको पैसा देना पड़ेगा। जैसे पब्लिक फंड में, प्रोविडेंट फंड में जब पैसा होता है आप 15 साल के बाद मांग सकते हो, तो उस तरह से जब सिचुएशन आती है तो गवर्नमेंट को उसको पैसा देने के लिए एक लिमिट तक ही रहती है, ताकि उनको ये रिस्क ना हो, मतलब डिफॉल्ट की रिस्क ना बने उनके लिए भी। इसके बाद इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और राजस्व व्यय, इसके बारे में समझने के लिए, मतलब देश के जितने भी सरकारी खर्च होते हैं वो उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। देश चलाने के लिए जितने भी सरकारी खर्चे होते हैं, जो डेली खर्चे होते हैं, उनको चलाने के लिए उनको उस एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और राजस्व व्यय बोलते हैं। इसमें समझो आपकी गवर्नमेंट की कर्मचारियों की सैलरी आ गई, मंत्रालयों विभागों के खर्चे आ गए, बिजली पानी आदि जितने भी बिल होते हैं वो सब आ गए, सब्सिडी देना है, सैलरी देनी है, राज्य सरकार को ग्रांट देनी है, ये सब जितने भी है वो ये राजस्व व्यय और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। इसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजीगत व्यय। कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय में वह एक्सपेंसेस आते हैं जो गवर्नमेंट को किसी भी तरह की संपत्ति बनाने में या कुछ इक्विपमेंट खरीदने में या किसी भी तरह की इनकम जनरेट करने के लिए यूज कर सकती है, उस तरह के खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल, रोड का इन्होंने मतलब एक्सपेंडिचर किया, रोड बनाने के लिए एक्सपेंडिचर किया गवर्नमेंट ने, तो उससे टोल से जो पैसा आता है, मतलब इस तरह के मतलब टोल से पैसा आता है, तो वो एक इसका गवर्नमेंट के लिए एक एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। उसी तरह से एयरपोर्ट हो गए या रेलवेज में इन्वेस्टमेंट होता है, इस तरह के एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट, ये भी एक जो प्रक्रिया है डिसइन्वेस्टमेंट की, निजीकरण की, इस प्रक्रिया में से भी गवर्नमेंट को पैसा आता है। इसमें क्या होती है, जब सरकार सरकारी कंपनी को कुछ हिस्सेदारी बेचकर कमाई होती है तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे अभी एग्जांपल एयर इंडिया से, एयर इंडिया में तो एक्चुअली बहुत बड़ा लॉस था गवर्नमेंट को, पर फिर भी जो भी वसूल वो पाया, उनको पैसा मिल पाया, वो उनकी डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया में बन पाई। वैसे कई सारी कंपनियां हैं जिससे गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती रहती है, बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनियां हैं, जैसे IRCTC ले लीजिए, या कभी भी बहुत सारे मतलब गवर्नमेंट अपनी स्टेक बेचती रहती है, तो उस प्रक्रिया को पूरा डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है, हर एक आम आदमी की निगाह या बोल सकता है कि जिस पर रहती है वो है टैक्स। तो टैक्स पे सबकी निगाह बनी रहती है कि टैक्स के रिलेटेड क्या वित्त मंत्री जो है अपने बजट में लेके आती है। इस टाइम भी लगता है कि वित्त मंत्री शायद इंडिविजुअल टैक्सेस मतलब जो है उन पे ज़्यादा फोकस ना करे, कॉर्पोरेट टैक्स पे थोड़ा बहुत कुछ कर सकती है, जिसमें स्पेशल शायद से ये जो स्टार्टअप जो बन रहे हैं आज की तारीख में उनको कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, तो उसके लिए शायद गवर्नमेंट कर सकती है, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर सकती है अदर देन इंडिविजुअल्स जो टैक्सेशन है उस पर। इसमें आम आदमी जो मेन जो है डायरेक्ट टैक्स पे मतलब पहले फोकस करता है। डायरेक्ट टैक्स में एक्चुअली आपके क्या होता है, इनकम टैक्स आ गया और कॉर्पोरेट टैक्स भी आ गया। इनकम टैक्स मतलब क्या कि आपके जो नॉर्मल मतलब जो किसी इंडिविजुअल पर्सन की इनकम पे जो टैक्स लगती है उसको इनकम टैक्स बोलते हैं, नॉर्मल सा वर्डिंग बोले तो। और कॉर्पोरेट टैक्स में क्या होता है कि कॉर्पोरेट टैक्स में कंपनियों पे जो टैक्स लगता है उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। इनकम टैक्स, इसमें इनकम टैक्स में और भी चीज़ है कि इसमें एक दो चीज़ होती है, मतलब कॉर्पोरेट टैक्स में एग्जेम्पशंस मिलता है बहुत जगह पे, तो कोई कोई इनकम जो है आपकी एग्जेम्प्ट हो जाती है, उस पर टैक्स नहीं लगता है।
इसलिए वो एग्जेम्पशन में आती है। जैसे मैं अगर इंडिविजुअल के केस में लूँ तो पीपीएफ जो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड के जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर जो ब्याज कमाते हैं तो उसके उस इनकम पे आपको टैक्स नहीं देना होता है, इसलिए वो एग्जेम्प्ट इनकम में आती है। इसी तरह से और चीज़ें जैसे डिडक्शन में क्या होता है कि आपको गवर्नमेंट कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं या कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट होती है उस पर आपको डिडक्शन अलाउ करती है। जैसे एग्जांपल, आपने समझो पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट किया तो आपको 1.5 लाख तक पीपीएफ पे इन्वेस्ट करने पर आपको एटीसी में डिडक्शन मिलता है। वैसे एलआईसी में है, वैसे कुछ स्कूल फीस या ट्यूशन फीस में है, ठीक है। और समझो कि आपने समझो कोई प्रॉपर्टी ली है तो उसकी जो स्टैम्प ड्यूटी में पेमेंट करते हैं तो वो चीज़ का डिडक्शन मिल सकता है। तो इस तरह के, और लोन ली है आपने हाउसिंग लोन तो उसके रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पर डिडक्शन मिलता है तो उस तरह के डिडक्शंस जो है इस चीज़ में आते हैं। गवर्नमेंट के और एक जो टैक्सेशन सिस्टम है जहाँ से वो अपना पैसा कमाती है या पैसा जनरेट करती है या रेवेन्यू जनरेट करती है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में आपकी एक्साइज ड्यूटी आ गई, कस्टम ड्यूटी आ गई, जीएसटी आ गया, सेल टैक्स, वैट, इस तरह के जितने भी टैक्सेशन सिस्टम है वो सब इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं और गवर्नमेंट इनसे भी रेवेन्यू बहुत अच्छा खासा जनरेट करती है। आप देखेंगे तो जीएसटी के डेटा जो देखेंगे आज रिसेंट टाइम में लगभग 1 लाख करोड़ के ऊपर ही लगभग आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट को अच्छा खासा रेवेन्यू जो है जीएसटी पर इनको आ रहा है। फिर आगे अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट किन किन चीज़ों पर ये बजट में शायद फोकस कर सकती है। सबसे पहले जो है इसमें अगर इंडस्ट्री वाइज हम देखें तो गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा आप लगता है कि जो जितने भी एक्सपर्ट है एडवाइस जो आ रही है उस हिसाब से लगता है कि गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के रिलेटेड जो भी ये अभी क्रांति अपने इंडिया में चल रही है, मतलब जितना बूम चल रहा है इसमें, तो जो ऑटो पार्ट्स एंड इसमें अच्छा खासा कुछ आ सकता है। फिर इसके अलावा आप रियल स्टेट में शायद बूम करने के लिए गवर्नमेंट और भी कुछ इंट्रोड्यूस कर सकती है। इसके बाद छोटे मोटे जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है जिसमें जो भी स्टार्टअप है उनके लिए कुछ अच्छा खासा आ सकता है। तो इस तरह के कुछ इंडस्ट्री सेगमेंट इसमें एरियाज पे गवर्नमेंट बहुत ध्यान कर सकती है। और मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो जो चलने वाला है वो चलने वाला, जो गति शक्ति जो लास्ट ईयर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वो अभी और उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट या फंडिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो इंडिया की ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली है ये साल भी। और ये जो इनकी जो पॉलिसी है इस गवर्नमेंट की, यही पॉलिसी है कि जितना हो सके ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक को और ईजी और इस तरह से एक्सपांड करते जाए ताकि जो इंडिया की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत कम आ जाए और सब लोगों तक पहुंचे और इंडिया एक एक्सपोर्ट बोल सकते हैं कि एक्सपोर्ट ग्रोइंग कंपनी बन जाए इंस्टेड ऑफ इंपोर्ट। धीरे धीरे एक्सपोर्ट ग्रोइंग में भी आ रहे हैं, जिसमें डिफेंस में भी हमने एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दिया बहुत अच्छा खासा। तो उस तरह से और कुछ बहुत सारे ये लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये बजट आपके लिए बहुत अच्छा खासा हो और हर भारतीय के पास एक अच्छा खासा तोहफा वित्त मंत्री की तरफ से मिले। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस तरह के और वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जरूर इस वीडियो पर कमेंट कीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे जब बजट आ जाएगा तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उस पर हम एक वीडियो बनाएंगे कि ये बजट कैसा है और किस किस को क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है उस बजट से। तो इस तरह से अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अपडेट तुरंत मिल जाए। So, thank you for watching this video. Jai Hind, Jai Bharat.